नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं अतुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर भी रहेगी, लेकिन आज एक खास तौर से हम बात करेंगे किस तरीके से देश से निर्यात जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ओडीओपी और उसमें ई कॉमर्स की क्या भूमिका होगी, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। कोल इंडिया लिमिटेड की माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का आयात अगले 6 सालों में बंद करने की योजना। कोल इंडिया ने हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी और अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट्स का आयात चरणबद्ध ढंग से बंद करने का फैसला किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम आने वाले महीनों में 3 से 4 नई बीमा योजनाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। LIC दिसंबर के पहले हफ्ते में अपना पहला बीमा प्लान लॉन्च करेगी। RBI के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर त्योहारी सीजन की मजबूत खरीदारी के कारण अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और खासतौर से अगर बात की जाए अब यहाँ पर जो सप्ताह का जो आखिरी आज कारोबारी दिन है, तो आज बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की टॉप लाइन्स जान ली आपने हमारी इकोनॉमी टुडे की, और अब आइए सबसे पहले रुख करेंगे आज की मार्केट की क्या स्थिति है, इससे भी आपको हम रूबरू करा दें। आज जब खासतौर से सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, क्या स्थिति इसमें नज़र आ रही है, इसका आइए रुख कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से ना सिर्फ जो निफ्टी है उसकी ओपनिंग कहाँ कितने पे हुई है, और साथ ही आप देख सकते हैं करीब यहाँ पे 1 अंक की जो गिरावट है वो दिखाई दे रही है। 19,877 पर जो गिफ्ट निफ्टी है लाल निशान के साथ फिलहाल अभी नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ सेंसेक्स ओपनिंग की भी अगर खास तौर से बात की जाए तो आप देख सकते हैं 24.39 अंकों की बढ़त के साथ हरा निशान 66,042 अंकों की जो बढ़त है वो हम यहाँ देख सकते हैं। कुल सेंसेक्स ओपनिंग की अगर खास तौर से बात की जाए तो एक हरे निशान के साथ फिलहाल सेंसेक्स की ओपनिंग हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए और किस तरीके से जो मार्केट है वो हमें नज़र आने वाली है, निफ्टी 50 ओपनिंग हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 20.60 अंकों की जो बढ़त है वो यहाँ भी हमें नज़र आ रही है। उसके बाद 19,822.60 निफ्टी 50 की जो ओपनिंग है वो दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस तरीके से, देखिए यहाँ पे फिलहाल जो मार्केट अपडेट्स बने हुए हैं, सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक की अगर बात की जाए, हर निशान जो है वो हमें नज़र आ रहा है। यानी तेज़ी के साथ हम कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं कारोबार है आज वो होता फिलहाल नज़र आ रहा है। बढ़त जो है वो नज़र आ रही है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 70 अंकों की, जबकि निफ्टी 50 में 27 अंक और निफ्टी बैंक में भी करीब 58 अंकों की जो बढ़त है वो फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि मार्केट अपडेट अभी फिलहाल किस तरह की बनी हुई है। लेकिन अगर खासतौर से नजर डालें आज के टॉप गेनर्स पे तो आप देख सकते हैं सिप्ला, इसके साथ साथ डिवाइस लैब, डॉक्टर रेड्डी, NTPC और ग्रासिम किस तरीके से आज के जो टॉप गेनर्स हैं 5, इन्हें आप देख सकते हैं। जहां हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हरा निशान है वो आज नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर सिप्ला है जहां 2.6% की बढ़त फिलहाल नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ अलग अलग जो शेयर है वो आपने देखी। इसके साथ ही टॉप लॉसेस की अगर बात की जाए, जहां लाल निशान हम देख पा रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, TCS, BPCL, हिंदू यूनिलीवर और अपोलो आप देख सकते हैं यहाँ लाल निशान जो है वो नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर इसमें आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प को जो 0.42 अंक की से नीचे की जो कारोबार है वो फिलहाल इसमें होता नज़र आया। तो ये बात हो गई टॉप लॉसेस की भी, गेनर्स भी आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और ख़ासतौर से बात करते हैं जो और भी मार्केट है वहाँ पे किस तरह का स्थिति है बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट की हम बात करें, US मार्केट में आप देख सकते हैं डॉ जोन्स की बात की जाए, S&P 500 या नेस्डेक, तो यहाँ एक हरा निशान जो है वो लगातार हमें नज़र आ रहा है। और अब एक अच्छी स्थिति ज़ाहिर तौर पर हम कह सकते हैं फ़िलहाल इन मार्केट्स में देखी जा रही है। वैश्विक मंदी के बाद अब जो एक स्थिरता और इसके साथ साथ तेज़ी जो है वो खासतौर से हम देख सकते हैं। US मार्केट की स्थिति आपने जानी, नज़र डाल लेते हैं खासतौर से यूरोपियन मार्केट पर भी। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे FTSE, CAC, डेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ भी हरा रंग हम लगातार देख पा रहे हैं। यानी बढ़त के साथ जो कारोबार है, मामूली बढ़त ज़रूर है लेकिन बढ़त फिलहाल बनी हुई है। और एशियन मार्केट की अगर बात
की जाए, निकाई 225 आप देख सकते हैं 263.72 अंकों की बढ़त, जबकि हैंग सेंग और कॉस्पी में हम फिलहाल एक जो गिरावट है वो यहाँ देख पा रहे हैं। लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता यहाँ नज़र आ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट का हाल आपने जान लिया, ना सिर्फ एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट की स्थिति क्या बनी हुई है। और अब आखिर में यहाँ खासतौर से बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की, तो आप देख सकते हैं ये करीब 81.43 प्रति डॉलर बैरल जो है वो दर्ज किया गया है। 0.01% की जो बढ़त है इसमें दर्ज की गई है। ये तो बात हुई मार्केट अपडेट्स की, जाना आपने क्या स्थिति मार्केट में बनी हुई है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। अब आइए बात करते हैं आज के फोकस की। देश के ग्रामीण और सुदूर जिलों से स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में वाणिज्य मंत्रालय देश के जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ सहभागिता अब शुरू करने जा रहा है। यानी अब हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल, इसके साथ साथ अब ये ग्लोबल भी हमें नजर आएगा। एमएसएमई को सक्षम करने और देश से ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर वाणिज्य मंत्रालय काम कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत निर्यात केंद्र के रूप में जिलों का लाभ उठाना और देश से ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना है। ODOP योजना का उद्देश्य अलग अलग जिलों को उन भौगोलिक क्षेत्रों से निकटता से पहचाने जाने वाले विशिष्ट उत्पादों के निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद करना है। विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियों के साथ इस तरह के पहले सहयोग के रूप में DGFT ने अमेजन इंडिया के साथ एक MOU भी साइन किया। यह साझेदारी विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुरूप है, जो भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स को फोकस क्षेत्र के रूप में चिन्हित करती है। इसके तहत पूरे देश में विभिन्न क्षमता निर्माण और आउटरीच गतिविधियों को शुरू करने के लिए DGFT क्षेत्रीय प्राधिकरणों के सहयोग से विभिन्न ई कॉमर्स कंपनियां जिलों की पहचान करेंगी। ये गतिविधियां ई कॉमर्स निर्यात पर MSME को शिक्षित करने और उन्हें पूरे विश्व के ग्राहकों को बेचने में सक्षम बनाने पर केंद्रित होंगी। अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन के तहत ऐसे क्षमता निर्माण और हैंड होल्डिंग सत्रों के लिए 20 जिलों की पहचान की गई है। वर्तमान में ODOP कार्यक्रम ने लगभग 100 जिलों को कवर करते हुए 35 से अधिक ब्रांडों के साथ हाथ मिलाया है। ODOP पहल का उद्देश्य 2030 तक भारत के $1 ट्रिलियन के माल निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहली बार निर्यातकों और MSME उत्पादकों को बढ़ावा देने के DGFT के प्रयासों को पूरक बनाना है। इसमें से ई कॉमर्स निर्यात का लक्ष्य 200 से 300 बिलियन डॉलर है, जो समग्र निर्यात अभियान के लिए इस तरह की पहल को महत्वपूर्ण बनाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों के साथ ही हर राज्य अपने जिले के उत्पादों को प्रदर्शित कर उन्हें वैश्विक मंच पर पहुंचाना चाहता है, जिससे भारत को विकसित भारत बनाने में मदद मिल सके। तो ना सिर्फ भारत सरकार की नीतियां बल्कि राज्य सरकारें अपने अपने जिलों को बढ़ावा दे रही हैं और अब उसके साथ ही
ई कॉमर्स के साथ जो कंपनियां हैं उनकी सहभागिता वो शुरू हो चुकी है, जिसके ज़रिए निर्यात को और बढ़ाया जा सकेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। नीतीश सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, संयुक्त महानिदेशक DGFT, और इसके साथ साथ हमारे साथ भूपेंद्र वाणकर जी मौजूद है, निदेशक ग्लोबल ट्रेड अमेजन इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आपसे, खासतौर से नीतीश जी, क्योंकि जब सरकार की नीतियों की हम बात करते हैं, हमने देखा कि चरणबद्ध तरीके से पहले ODOP जो है उसको हम लाए, और उसके बाद कैसे ना सिर्फ वोकल फॉर लोकल बल्कि अब इसको ग्लोबल बनाने हम जा रहे हैं। तो किस तरीके की ये पूरी प्रक्रिया और किस तरह की प्लानिंग के तहत हम निर्यात को बढ़ा रहे हैं? जी नमस्कार। इस वर्ष जो भारतीय विदेश व्यापार नीति जो अनाउंस हुई थी अप्रैल में, उसमें दो एरियाज पे फोकस किया गया था। एक था डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो आप ODOP बोल रहे हैं, और दूसरा था ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स जो हम क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट्स कहते हैं जी। उन दोनों क्षेत्रों में जो फोकस था, उसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब में ये था कि हर जिले में जैसे भी आप निर्यात बढ़ा सकते हैं, जो भी कोशिश की जा सकती है निर्यात बढ़ाने के लिए, वो हम करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है उसके साथ मिलके जो भी निर्यात, जो भी स्थानीय उत्पाद है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके विपरीत एक नीति बनाई जाए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान हर एक जिले में बनाए गए। तो उसको बढ़ाने के लिए और ई कॉमर्स का, जैसे आपने कहा कि ई कॉमर्स का जो फोकस है वो बढ़ रहा है, हमारे विदेश व्यापार नीति में भी ई कॉमर्स का फोकस बढ़ा है। उसमें क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे उत्पाद हैं, कहीं ऐसे जो हमारे निर्यात तक हैं जो कि ई कॉमर्स में अभी भी नहीं है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अभी भी नहीं है जी। और उनको पता नहीं है कि ई कॉमर्स में कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या स्किल्स इसमें डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम कैटलॉगिंग कर सकते हैं। तो इन जिलों में, जिन जिलों में आज के टाइम पे निर्यात हो रहा है और जिन जिलों में आज के टाइम पे निर्यात नहीं हो रहा है, तो भारत सरकार की नीति है कि हर जिले में हम ये फोकस रखें जी। जिन जिलों में हो रहा है उनमें हम और उन स्थानीय उत्पाद को बढ़ाएं, और जिन जिलों में नहीं हो रहा है वहां पर कैसे हम जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी मदद से, उनके सहयोग से कैसे हम बढ़ सकते हैं, कैसे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जिलों में जाके जो स्थानीय उत्पाद है, जो जिला प्रशासन है उनके साथ मिलके, जो DGFT के रीजनल अथॉरिटीज हैं उनके साथ मिलके कैसे वो ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं, कैसे वो शिक्षित कर सकते हैं, कैसे वो सूचित कर सकते हैं। ये सारे जो हैं, ये एक अमेज़न के साथ जो हमारा पहला ऐसा MOU है जी। वो साइन हुआ है, जिसमें अमेज़न 20 जिलों में ये सब ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करें जी। बिल्कुल, और अमेज़न इंडिया से भी हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ जो 20 जिले हैं जो कि अभी तक चिन्हित किए गए हैं, किस तरीके से क्रियान्वयन है वो होगा, कैसे जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, और कैसे उनको ना सिर्फ अपने देश का बाजार बल्कि जो वैश्विक बाजार है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा? थैंक यू मुकुल जी। देखिए, मैं एक तो आपको 2 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अमेज़न एक्सपोर्ट्स या अमेज़न ग्लोबल सेलिंग जो प्रोग्राम है, उसकी कोर पॉलिसी यही है कि इंडिया के जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, MSMEs जिसके हम कहते हैं, उनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में हम कैसे लिस्ट करें जी। तो ये प्रोग्राम 2015 से चल रहा है। अभी तक लगभग 1.25 लाख एंटरप्रेन्योर्स हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर चुके हैं। पर हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में आफ्टर कोविड पिकअप कि इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने रियली बहुत अच्छा रन अप लिया है, और इस और ओवर 200 सिटीज से हम पार्टिसिपेशन ऑलरेडी देख रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि जो ये फर्स्ट वेव ऑफ अडॉप्शन हुआ है उसको और एक्सेलरेट कैसे करें, और एंटरप्रेन्योर्स को हम कैसे इस प्लेटफॉर्म पे ले आए। जैसे कि अभी आज हम बैठे हैं, आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल अमेरिका में हो रहा है जिसे ब्लैक फ्राइडे सेल कहते हैं। उसमें हमारे भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड है ऑन अमेज़न प्लेटफॉर्म। तो ये
सब सिर्फ 1 लाख या 1.25 लाख सेलर्स पे क्यों रेस्ट्रिक्ट रहे, उसको और बढ़ावा कैसे दें। तो ये जब हम सोच रहे थे तो हमने देखा कि जो 4 चीजें जरूरी होती हैं, मार्केट एक्सेस, मार्केट इंटेलिजेंस, ये जो क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स है, इसकी जो जानकारी होती है वो थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स, थोड़े मार्केटिंग डिटेल्स लोगों को समझने में थोड़ा एक कोचिंग प्रोग्राम या थोड़ा लोकल प्रेजेंस की जरूरत हमें महसूस होने लगी। तो जब हमने डीजीएफटी के साथ पार्टनर किया तो हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में कर रहे हैं काफी अच्छा, उनको अगर हम और एनकरेज करें, उनको और हम थोड़ी ट्रेनिंग दें कि आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वैसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इससे एंटरप्रेन्योर्स को और देश को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। सो दैट इज द आइडिया। ये तमाम बड़े फायदे जो हैं वो अब होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सहभागिता अब फिलहाल नजर आ रही है, इसका लाभ ना सिर्फ तमाम लोगों को मिलेगा बल्कि हमारे देश को भी मिलेगा। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। हम यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। ऑन टुडे में आज हम बात कर रहे हैं कैसे देश के निर्यात को बढ़ाया जा रहा है, और खासतौर से निर्यात के रूप में जो ज़िले हैं, ये एक नई पहल शुरू हुई है, कैसे उनको केंद्र के रूप में विकसित हम कर रहे हैं। इस बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, इस बारे में और जानकारी आपसे मैं लेना चाहूँगा। जैसा अभी यहाँ भास्कर ने जी बताया हमें किस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है या खासतौर से जो दूर सुदूर हमारे ज़िले हैं, अब उनको भी मौका मिल रहा है। और ये हमने देखा कि फिर चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, तो राज्यवार भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का समर्थन उनको मिल रहा है, साथ मिल रहा है, महोत्सव हो रहे हैं, प्रदर्शनी आयोजित हो रही हैं, और वहाँ से भी एक जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है इसके लिए। जी बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं कि 70% जो भी भारत का एक्सपोर्ट हो रहा है आज के टाइम पे वो 80 जिलों से हो रहा है जी। तो और 45% जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 350 जिलों से हो रहा है। 99% जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 350 जिलों से हो रहा है। तो अभी भी आज के वक्त में भी ऐसे जिले हैं जहां से बिल्कुल भी निर्यात नहीं हो रहा। तो कोशिश हमेशा ये रही है केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार ने ये डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव से राज्य सरकारों के साथ और जिला प्रशासन के साथ मिलके ये जो पहल की है, इसमें कोशिश यही है कि जो जिले आज के वक्त में निर्यात नहीं कर रहे, जो जिले आज के वक्त में एक्सपोर्ट में नहीं बिल्कुल भी साझेदार हैं, उनको भी उनका कंट्रीब्यूशन में बढ़ाया जाए। उसमें हमने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें ये MOU भी एक स्टेप है। हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स की कमिटीज हैं जो कि ये कैसे आप निर्यात बढ़ा सकते हैं उस पे फोकस करेंगी। स्टेट लेवल पे भी स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज हैं जो डिटरमाइन करेंगी, जो ओवरसी करेंगी कि हर जिले से कैसे जो स्थानीय उत्पाद है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो फोकस दोनों तरफ है। जिन जिलों में आज के टाइम पे एक्सपोर्ट हो रहा है उनमें भी है, जिनमें नहीं हो रहा है उनमें भी है। और जैसे आपने कहा कई सारे जो प्रदेश हैं वो इसमें बहुत प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो स्टेट लेवल में निर्यात नीति है वो भी कई सारे राज्यों में बन चुकी है। तो वो भी एक दिशा देती है कि किस तरह से उन जिलों को आगे बढ़ना है, किस तरह से उन जिलों को फोकस करना है किसी जो स्थानीय उत्पाद पे, और कैसे उस उत्पाद को हम जो ट्रेड फेयर इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं। हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, हमारे DGF रीजनल अथॉरिटीज हैं, वाणिज्य विभाग का बहुत सारे और विभाग हैं जिनकी मदद से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो इन जो उत्पाद हैं और इन जो एक्सपोर्टर्स हैं इनकी मदद करके और ज्यादा हम अपना एक्सपोर्ट ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा फोकस एरिया है और इस पे हम सरकार, भारत सरकार है, ये काम कर रही है।
बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने तो फोकस कर लिया है, लेकिन भूपेंद्र जी खास तौर से अगर देखा जाए ना सिर्फ एमएसएमई जो हैं उनको मजबूत करना, उसके बाद जो स्थानीय उत्पादक या निर्माता हैं उनको सारी जानकारी देना। जैसा आपने कहा कि अभी तक ये महसूस किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक जो कड़ी है वो जुड़ नहीं पा रही, तो उस कड़ी को जोड़ने का काम हम मान सकते हैं कि अब अमेजन और साथ ही साथ जो दूसरी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं वो जैसे जैसे जुड़ेंगी वो करेंगी। क्या इसमें किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी और उसके बाद कितना इजाफा जो है वो हम निर्यात में मान सकते हैं? ये सबसे बड़ा जो हम प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, पर सबसे बड़ी एंजाइटी जो हम देख रहे हैं कि लोगों को पता नहीं रहता कि टेक्नोलॉजी अभी कितनी आसान हो गई है टू रियली लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फॉर एक्सपोर्ट्स। सो वन ऑफ द थिंग्स इज कि ऑनलाइन लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, या आप जो आपके कस्टमर्स आपके वेब पेज पे आते हैं अमेजोन पे, तो उन जो कमेंट्स लिखते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो होता है उनका डेटा आप यूज करके आपके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो थोड़े से नुआंस स्किल्स होते हैं ये हमारे एंटरप्रेन्योर्स अभी सीखने लगे हैं। वी आर ऑलरेडी सीइंग काफी एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि ये और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स यूज करें। सो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, और जैसे सूरी जी ने कहा कि जितने डिस्ट्रिक्ट में हम ये अवेयरनेस बढ़ाएं उतने एंटरप्रेन्योर्स और आगे आएंगे, उतना लोगों को समझेगा कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स कितना आसान हो गया है। पहले हमें लगता था कि एक्सपोर्ट करना मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का ही के लिए ही पॉसिबल है, बट आज वो सिचुएशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ये बहुत आसान हो गया है। और ये हम बेसिकली इस एमओयू के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हम कैसे इंटरैक्ट करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स के साथ। जी बिल्कुल, और खासतौर से नीतीश जी जैसा अभी यहाँ पे बात आई कि जो खासतौर से स्थानीय निर्माता हैं, उत्पादकता हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो उनका उत्पाद जब वैश्विक बाजार में पहुँचेगा तो एक नए ब्रांड के रूप में वो भी इस्टेब्लिश हो सकेंगे और एक उद्यमशीलता को लगातार हम बढ़ावा देंगे। जी ये आपने मेरे से पूछा है जी। या सो ये जरूर होगा। इनफैक्ट फोकस यही है कि जो भी निर्यातक हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स आज के टाइम पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हों जो ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट ना कर रहे हों, क्योंकि जैसे भूपेंद्र जी ने कहा कि ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट करना आजकल बहुत आसान हो गया। और वैसे भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है, उसके मुताबिक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है जी, ग्लोबली बढ़ने वाला है। तो भारत सरकार की यही प्रयास है कि भारत में भी वो ई कॉमर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूटिलाइज करें, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स रूट यूज करें, ताकि आसानी से आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखिए एक बार जुड़ जाते हैं तो एक साथ आपको 100-150 कंट्रीज में जितने भी बायर हैं वो आपको मिल जाते हैं। आप जैसे ही लिस्ट करते हैं ई कॉमर्स में तो सडनली आपका विजिबिलिटी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाता है जी। उसमें आपको ब्रांडिंग में भी बहुत मदद मिलती है। अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का है, अच्छे क्वालिटी का है, कॉम्पिटिटिव है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको ब्रांड करने में बहुत मदद मिलती है। और ई कॉमर्स का इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा यूज हो, ताकि आसानी से जो छोटे एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज के लिए डिफिकल्ट है एक्चुअल एक्सपोर्ट में पार्ट लेना, उनको लगता होगा कि बहुत डॉक्यूमेंटेशन है जी। तो उस हिसाब से इट इज इजियर कि वो ई कॉमर्स में आए, और तब उनको पता चलेगा कि ओवरऑल एक्सपोर्ट करने में भी बहुत आसान है और डिफिकल्टी नहीं है एक्सपोर्ट करने में, बहुत आसान एक्सपोर्ट है। तो हमारी पहल यही है कि जो लोग आज के टाइम पे थोड़े झिझकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करने से, उनको हम थोड़ा गाइड कर सकें सही तरीके से कि आप एक्सपोर्ट करना शुरू करिए, आप निर्यात करना शुरू करिए। ये आपको भी बेनिफिट करेगा और ये देश को भी बेनिफिट करेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो लाभ है वो होगा ना सिर्फ जो स्थानीय निर्माता उत्पादक करते हैं उसकी उनको, और साथ ही देश का जो निर्यात है उसमें काफ़ी इजाफा हो सकेगा। फिलहाल समय की हमारे पास कमी है, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो हमने जाना कि किस तरीके से देखिए निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए पहल जो हैं वो चल रही है और कितना लाभ इसके जरिए मिल सकता है। फिलहाल हम यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमिक टुडे में, और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। आरबीआई इस समय नियमों को लेकर काफी सख्ती अपना रहा है। नवंबर में 15 से अधिक सहकारी बैंकों, पीएनबी और फेडरल बैंक जैसे प्रमुख बैंकों और बजाज फाइनेंस जैसे प्रमुख एनबीएफएफ पर आरबीआई ने कार्रवाई की है। इस महीने 4 एनबीएफसी और 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने अपने लाइसेंस आरबीआई को सौंप दिए हैं, जबकि 2 एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान नीदरलैंड, सऊदी अरब, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों को भारत का निर्यात लगातार बढ़ा है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक ये देश भारत के निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इन देशों ने वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भारत के साथ कारोबार में उच्च औसत वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के मुताबिक कागज और पेपर बोर्ड का आयात अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि में बढ़कर 9.59 लाख टन हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में यह 6.72 लाख टन था। भारत में कागज का आयात वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में मात्रा के हिसाब से 43% बढ़ा है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के खुलने के बाद से तगड़ा रिस्पांस मिला। टेक कंपनी के आईपीओ को इश्यू के दूसरे दिन 14.85 गुना सब्सक्राइब किया गया। खास बात यह है कि करीब 2 दशक में टाटा ग्रुप की किसी कंपनी का यह पहला आईपीओ है। इसके पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आईपीओ वर्ष 2004 में आया था। भारतीय जीवन बीमा निगम चालू वित्त वर्ष में अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम को दोहरे अंक तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आने वाले महीनों में 3 से 4 नई बीमा योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। एलआईसी दिसंबर के पहले हफ्ते में अपना पहला बीमा प्लान लॉन्च करेगी। बीमा कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना को बाजार में शानदार प्रतिक्रिया मिलेगी। सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स का आयात अगले 6 सालों में बंद करने की योजना बनाई है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी और अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट्स का आयात चरणबद्ध ढंग से बंद करने का फैसला किया है। आकाशा एयर चेन्नई के रास्ते बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के बीच दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। चेन्नई में विमान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकाशा एयर 15 दिसंबर से पोर्ट ब्लेयर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी, जिससे यह एयरलाइन का 17वां घरेलू गंतव्य बन जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। अब विंडोज 10 यूजर्स को एआई संचालित को-पायलट फीचर आजमाने की सुविधा मिलेगी। यह पहले केवल विंडोज 11 में उपलब्ध थी। सुविधा का उपयोग करने के लिए एलिजिबल डिवाइस वाले यूजर्स को एक रिलीज प्रीव्यू बिल्ड स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें एआई पावर्ड को-पायलट तक एक्सेस शामिल है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने बंद पड़ी एविएशन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया को 90 दिन की मोहलत और दे दी। यह अवधि इस साल 6 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी 2024 को समाप्त होगी। इस विस्तार पर विमानन कंपनी के पट्टादाताओं के ऐतराज को खारिज करते हुए एनसीएलटी ने कहा कि तय अवधि में समाधान योजना पूरी की जानी चाहिए। आरबीआई के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर त्योहारी सीजन की मजबूत खरीदारी के कारण अक्टूबर में क्रेडिट कार्ड खर्च रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सितंबर में खर्च में गिरावट देखी गई क्योंकि उपभोक्ताओं ने त्योहारी सीजन में बड़ी खरीदारी से पहले बचत को प्राथमिकता दी। तो आज के लिए इकोनॉमिक टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।